प्रियंका। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली। मैं आपको पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। वॉइस क्लियर है? वीडियो अभी आप लोगों के पास शो नहीं होगी, एक्चुअली लाइट चली गई अभी कुछ टाइम पहले लाइट गई है तो फिर वीडियो शो नहीं होगी, बट ऑडियो क्लियर है, ऑडियो ऑडिबल है आप लोगों के पास? यस या नो में मुझे रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग जी। कनेक्टेड, वेट लेट मी चेक। ऑडियो क्लियर है आप लोगों की? कनेक्टेड, ओके ओके, लेट मी चेक। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? ऑडियो क्लियर है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले तो सभी को। सुपर क्लियर, ओके गुड, ठीक है। हाँ, वीडियो मैं तभी ऑन करूंगी अपनी जब लाइट आएगी, ठीक है? अभी लाइट नहीं है तो फिर इस वजह से मैंने अपनी वीडियो ऑफ की है। बोथ ऑफ क्लियर, बोथ कैसे हो सकता है क्लियर? ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर। आई एम फाइन। वीडियो कैसे क्लियर हो सकती है? वीडियो तो ऑफ है मेरी। शो हो रही है क्या वीडियो? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी आजादी का दिन मुबारक हो मैम। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। करें फिर क्लास को स्टार्ट। ओनली पीपीटी शो। हाँ, एक्चुअली आज ओनली पीपीटी ही शो होगी बिकॉज लाइट नहीं है। अभी जस्ट गई है 1-2 मिनट पहले लाइट। अगर आ जाती है तो वीडियो ऑन हो जाएगी मेरी, ठीक है? करते क्लास को स्टार्ट। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? एक और चीज मैं अभी आप लोगों को बता दूं पहले ही, जो पीडीएफ है कल आप लोगों को पीडीएफ अपलोड करूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। क्लियर है? क्योंकि आज मैं फोल्डर बना दूंगी बिकॉज लाइट का भी कुछ पता नहीं है आती है कि नहीं आती है। फोल्डर बन जाएगा आज, बट फोल्डर में कल अपलोड होगी पीपीटी, ठीक है? पीडीएफ कल आप लोगों की अपलोड होगी फोल्डर में। क्लियर है सभी को? करें स्टार्ट क्लास को फिर। सभी थम्स अप दे दो। टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इमेज नहीं आएगी, मैंने बोल दिया है बिकॉज लाइट नहीं है। ओके गुड। जैसे ही लाइट आती है मैं अपनी वीडियो को ऑन कर लूंगी। ओके, तो ये देख सकते हैं जी आप लोग, पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं जी हम, ठीक है? पेपर 1 आपको पढ़ाने वाले हैं मंजू मैम और मैं, ठीक है? प्रियंका एंड जीतू सर। क्लियर है? इसी के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलती है ऐप पर। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, ओके? और उसकी कम्युनिकेशन की पीडीएफ आपने कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद आपने कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में जाने के बाद दिसंबर का कोर्स होगा या फिर पेपर 1 करके दिया गया होगा, उसमें जाकर आपने नोट्स में जाना है। नोट्स में आप लोगों को कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, क्लियर है? वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो अपने पास, ओके? और जिस किसी को रिकॉर्डेड क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, लाइव क्लास के पास ही आप लोगों के पास एक डब्बा सा आता है, उसमें रिकॉर्डेड करके लिखा होता है REC, ठीक है? उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास सारी रिकॉर्डेड क्लासें आ जाएगी मेरी। क्लियर है? मेरी और जितनी भी आपके पास पेपर 1 की क्लास है, ओके जी? तो ये है जी, आपको PYQs भी मैं करवा रही हूँ यूट्यूब पर। आज मेरी क्लास नहीं होगी यूट्यूब पर, आज ओनली मेरी क्लास ऐप पर होने वाली है, ठीक है? विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट, ये तो आपको पता ही है। और ये है जी 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस पे आपका 13 अगस्त टू आपका 17 अगस्त तक आपको 25% ऑफ मिल रहा है, ठीक है? तो जो कोई भी पेड कोर्सेज को परचेज करना चाहता है वो ले सकता है और इस जितना भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है इसका लाभ उठा सकता है, ओके? अब करते हैं जी हम क्लास को स्टार्ट। तो ये था जी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस इज बिलो, ठीक है? आज मैंने पीपीटी बनाई है, कल पीपीटी नहीं बना पाई थी क्योंकि कल सुबह से लाइट नहीं थी। कल मैंने आपको पीडीएफ से ही पढ़ाया था,
ठीक है, पीडीएफ से पढ़ाया था, आज मैंने थोड़ा सा पीपीटी पे काम किया है। ओके, अभी देख लो जो आपका सिलेबस है टीचिंग में, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने सब कुछ आप लोगों को कल बता दिया। एक बार और गो थ्रू कर लेना आप लोग, ठीक है। पीडीएफ भेज दूंगी, पर कल यूट्यूब पर क्यों नहीं होगी मैम आज आपकी क्लास? यूट्यूब पर मुझे सर ने मना किया है, आई डोंट नो। अभी तो सर ने बोला है कि सिर्फ मंडे को ही आप क्लास लोगे, देखते हैं बाकी, ठीक है। ऐप पर ही क्लास है फिर आज मेरी। ओके, तो कल हमने ये पढ़ा था व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लियर है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या? जब आप अपनी नॉलेज को यूज करते हो, क्लियर है, जब आप अपनी नॉलेज का यूज करते हो तो वो आपका एक तरह से टीचिंग में आ जाता है। और नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड था आपका? क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मैनी अदर क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फॉर फ्रॉम अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। क्लियर है, ये हमने कल कर लिया था। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो देख लेना एक बार। और ये भी हमने कल कर लिया था। ओके, टीचिंग का मतलब क्या है बताना जरा मुझे। टीचिंग का मतलब क्या है? कल कब मैम? ओहो प्रियांशु जी, कल क्लास हुई है आपकी 7:15 पे मैंने क्लास 7:15 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की थी कल, ठीक है। तो आपकी 8:01 या 2 पे मैंने क्लास क्लोज की आपकी। ओके, कल आपकी क्लास हुई है, कल मैंने टीचिंग आपको पढ़ाया है, मीन्स ओवरव्यू दिया है टीचिंग का। ओके, कि टीचिंग होता क्या है। बिहेवियर चेंजिंग स्टूडेंट, हाँ जी। और भी रिप्लाई करो, सभी रिप्लाई करो। चेंज इन पीपल बिहेवियर, पीपल बिहेवियर। हाँ जी गुड्डू जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। लेट ज्वाइन किया है क्या आपने क्लास में? और क्या था? और क्या मतलब है टीचिंग का? और भी बताओ, एक लाइन ही बता रहे हो। ये तो सब बोल रहे चेंज अभी है, ओवरऑल डेवलपमेंट, हाँ जी, वेरी गुड। और क्या था? फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट, हाँ जी, ऐप पर भी ली थी प्रियांशु जी कल क्लास, और यूट्यूब पर भी हुई थी कल आपकी 2 क्लास हुई थी। ओवरऑल डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस चेंज इन पीपल टीचर टास्क फॉर ओवरऑल, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, अब आपको समझ आ गया है कि टीचिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं, या तो बनेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके दिया गया होगा, फिर गया होगा कि टीचिंग का मतलब क्या है, बिहेवियर चेंज करना है, स्टूडेंट्स का देखो आउटकम, वो भी आपका इसी में ही आएगा, टीचिंग में ही आएगा, स्टूडेंट्स का आउटकम, ठीक है, कि क्या आउटकम आ रहा है स्टूडेंट से, सिस्टम ऑफ एक्शन टू इंड्यूस लर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी ठीक है। अब मुझे लग गया पता है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया टीचिंग का। अब प्लीज ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन या तो असर्शन या रीजन में बनेंगे, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड बनेंगे, या फिर नॉट वन वाला पूछा जाएगा, या फिर एक्सेप्ट वाला, या एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस वाला पूछा जाएगा, या फिर करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और वो हम क्वेश्चन करेंगे PYQ, अगर यूट्यूब पर मेरी क्लास हुई तो, ठीक है, उस पे करेंगे हम PYQs, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, सिंपल लाइन में हम पढ़ेंगे, मीन्स वेरी सिंपल, ठीक है। वही जो हमने कल पढ़ा था, टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है टीचिंग, ठीक है। बट इट्स व्यू पॉइंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो इन विच कैपेसिटी वन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बिलो मेंशन्ड आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो मैं अंडरलाइन करती हूँ ना, इट मीन्स की वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इट मीन्स की वो इंपॉर्टेंट है। मैम पीपीटी ब्लर शो हो रही है, आज यूट्यूब पे क्लास है क्या? नहीं, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है राखी मिश्रा जी। मैम पीपीटी ब्लर शो हो रही, पीपीटी नॉट क्लियर मैम, परमानेंट चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, गुड गुड। अच्छा पीपीटी शो हो रही है, क्या करा किया जाए फिर पीपीटी का? कनेक्ट तो किया है मैंने, और अभी जस्ट मैंने अपने फोन पे भी रिचार्ज किया है। एक्चुअली वाईफाई तो नहीं चलेगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो विदाउट एनी लाइट वाईफाई नहीं चलेगा। और फोन से कनेक्ट किया है, हॉटस्पॉट ऑन करके फिर वाईफाई कनेक्ट किया है, और रिचार्ज भी किया है फोन पे। तो क्या कोई बता सकता है मुझे इसका कोई सॉल्यूशन, क्यों ब्लर हो रहा है ये? डाटा तो फुल है मेरे पास, क्योंकि अभी जस्ट मैंने नेट पैक करवाया अपने फोन पे, फोन से कनेक्ट किया है, कोई बता सकता है इसका सॉल्यूशन? हाँ जी लग गया जी पता, पीपीटी इज नॉट क्लियर, हाँ जी मैम बस आप पढ़ाओ, समझ आ जाएगा। नहीं, अगर कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज बता दो मुझे, अगर कोई बता सकता है। मैंने अपने फोन से वाईफाई कनेक्ट, हॉटस्पॉट मीन से अपने फोन से कनेक्ट किया है, ठीक है, वाईफाई मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया है लैपटॉप में। मैम स्पीड फास्ट करो नेट की,
स्पीड कैसे फास्ट होगी नेट की? 5G चल रहा है, समझ आ रहा है मैम, थोड़ा दिख रहा है। 5G चल रहा है, डिस्कनेक्ट कर लो। ओहो, डिस्कनेक्ट नहीं, अगर परमदीप जी डिस्कनेक्ट कर लिया क्लास आपकी क्लोज हो जाएगी अभी जस्ट, फिर दोबारा से क्लास शेड्यूल करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, सेटिंग में जाना पड़ेगा। 5G चल रहा है, सेटिंग में जाके ये तो मैंने कर दिया था। नेट की स्पीड तो इंक्रीज कर दी थी, 5G कर दिया था मैंने। वैसे भी आप समझाते हैं, समझ आ जाता है। ठीक है, फिर कोई नहीं। ठीक है, प्लीज एडजस्ट कर लो आज थोड़ा सा। ओके, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। सॉरी, लाइट की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है। कौन सा बैरियर बोलेंगे वैसे? अगर लाइट नहीं है तो कौन सा बैरियर है ये जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था? क्या ये फिजिकल बैरियर है, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर है, या फिजियोलॉजिकल बैरियर है, या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, या सिमेंटिक बैरियर है? लाइट का ना होना कौन सा बैरियर होगा, ये भी बता दो साथ के साथ ही। हाँ जी, कौन सा बैरियर होगा लाइट का ना होना? जल्दी से, फिजिकल, गुड। अब देखो, ध्यान से सुनना, सिस्टेमेटिक, व्यवस्थित प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इसके दृष्टिकोण अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, सही बात है। और यह भी कि कोई इस प्रक्रिया में किस क्षमता से शामिल है। नीचे शिक्षण के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। अब देखिए, द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन द पीपल। जो हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, क्या ये वही बात नहीं बोल रहा है? डिजायर्ड चेंज इन द पीपल। शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाना है। क्या वही बात नहीं बोल रहा है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द टीचर शेयर नॉलेज विद द स्टूडेंट सो दैट दे लर्न अबाउट कंसेप्ट इन अ बेटर वे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। मीन्स एक एक लाइन एज इट इज आपकी ये उठ के आई है एग्जाम में। ठीक है, एज इट इज, विदाउट एनी चेंज, ये सेम लाइन उठ के आई है। दे लर्न अबाउट कंसेप्ट इन अ बेटर वे। टीचिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग द लर्निंग स्किल ऑफ द लर्नर। ठीक है, उसकी लर्निंग स्किल को बिल्ड करने के लिए टीचिंग हेल्प करती है। टीचिंग ऑल्सो शेप्स द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ लर्नर, और शेप देती है ये। ठीक है, शेप द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ लर्नर। हिंदी में देख लो एक बार, शिक्षक छात्रों के साथ ज्ञान साझा करते हैं ताकि वे अवधारणाओं के बारे में बेहतर तरीके से सीख सके। मीन्स उनको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए, ठीक है, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। शिक्षण शिक्षार्थियों की सीखने के कौशल के निर्माण में मदद करता है। मीन्स स्किल में भी ये मदद करता है, एटीट्यूड में भी ये मदद करता है, स्किल एटीट्यूड में भी मदद करता है ये। दृष्टिकोण और व्यवहार को भी आकार देता है। शिक्षण शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को भी आकार देता है, बिहेवियर। ठीक है, अब कितनी चीजें आप लोगों के पास इंक्लूड होगी? एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल, ठीक है, नॉलेज, टू इंक्रीज नॉलेज, ठीक है, टू चेंज बिहेवियर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे टीचिंग के। अब यहाँ से आपके से या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड, या फिर असर्शन रीजन बेस्ड, या फिर वन लीनियर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीचर का क्या मेन रोल होता है मेनली। तो वहां पे आप लोगों को ऑप्शन दी गई होगी कुछ भी, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट वन को चूज कर लेना जो अभी हमने मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, सबसे मेन रोल टीचर का यही होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को क्लियर करवाना, उसके बिहेवियर को चेंज करना, एटीट्यूड को शेप देना, और स्किल्स में इंक्रीमेंट करना, बिल्डअप करना स्किल्स को। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और उसके चेंज इन द प्यूपल, उसके बिहेवियर को, डिजायर्ड चेंज इन द प्यूपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी ऑब्जेक्टिव में। हम नेक्स्ट देखेंगे, हम फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऑब्जेक्टिव टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, शिक्षक के दृष्टिकोण से अभी देखेंगे हम। बिलो मेंशन्ड आर सम रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है, जल्दी से रिप्लाई करो। एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है? मैं पढ़ के बता दूंगी, कोई बात नहीं। सॉरी फॉर दैट, लाइट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लाइट नहीं है, उस वजह से पीपीटी ब्लर जा रही है, क्योंकि विदाउट एनी लाइट आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। फोन से कनेक्ट किया है मैंने। मैं पढ़ के बता रही हूँ, कोई नहीं। आप मुझे ये बताओ कि एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है। यहाँ पर टीचर एक्टिव है, ठीक है, और स्टूडेंट पैसिव है। वेरी गुड। टीचर एक्टिव मीन्स सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, सक्रिय और आपका निष्क्रिय। ओके, वेरी गुड। ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब देखो,
यहाँ पे लिखा है एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर हु इज एक्टिवली। अब यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन बन सकता है, टीचर हु इज पैसिव इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आपसे एग्जाम में ये बोला गया कि पैसिव और पूछा भी गया है पैसिव डाल दिया था टीचर को, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ओके, आपको आता सब कुछ है, बट एग्जाम में बस आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर देना नहीं आता, ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे सम टाइम अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या क्वेश्चन बनाएगा, टीचर हु इज पैसिव इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और वो गलत हो जाएगा। टीचर तो एक्टिव है, पैसिव तो स्टूडेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट होगा तो पैसिव बैठेगा सही, बट अगर टीचर है, टीचर के साथ एक्टिव सही बैठेगा, स्टूडेंट के साथ पैसिव सही बैठेगा। क्लियर है? मैम क्लास कब स्टार्ट हुई? 7 बजे स्टार्ट हुई क्लास। अब देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टीचिंग इज टू एनरिच द लर्नर विद नॉलेज एंड विजडम। किसी भी प्रकार के शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षार्थी को ज्ञान और बुद्धि से समृद्ध करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, टू एनहांस क्रिएटिव थिंकिंग एंड थिंकिंग स्किल, रचनात्मक सोच और विचार कौशल को बढ़ाना, ये टीचर का काम है। द imbibe a sense of independence as well as amongst the student, विद्यार्थियों में भी स्वतंत्रता की भावना पैदा करना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थियों के ऊपर सिर्फ ये नहीं कि वो बोल ना पाए, देख ना पाए, मीन्स उनको स्वतंत्रता महसूस हो। ठीक है, उनको स्वतंत्रता महसूस हो, उसकी भावना पैदा करना। ये नहीं कि कोहेरेंट वाला नहीं होना चाहिए कि बंदूक रख के सारी चीजें, मीन्स जबरदस्ती काम करवाना स्टूडेंट से, जबरदस्ती स्टूडेंट के साथ करना, तो वो गलत हो जाएगा। बट स्टूडेंट को भी स्वतंत्रता की भावना पैदा करवाना एक टीचर का काम है। तो ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन था यहाँ से एग्जाम में जो आप लोगों से पूछा गया था कि टीचर के ऊपर टीचर जो है वो स्टूडेंट के ऊपर दबाव डाले। ठीक है, हिंदी में दबाव था, इंग्लिश में पता नहीं क्या था। ठीक है, दबाव डाले, तो ऐसा नहीं है। अब टू ब्रिंग एन ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, अब देख लो होलिस्टिक का मतलब होता है आपका जब 4 5 6 7 चीजें मिलकर काम करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसका स्किल में इंप्रूव करो, उसके एटीट्यूड में इंप्रूव करो, उसके नॉलेज में इंप्रूव करो, इंटेलिजेंसी में इंप्रूव करो, उसको स्वतंत्रता दो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होलिस्टिक बन जाएगी मिलकर। होलिस्टिक का मतलब होता है जब 4 5 6 7 चीजें मिलकर काम करती है। ठीक है, मिल जाती है तो उसको बोलते हैं होलिस्टिक। टू ब्रिंग एन ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट, छात्रों में समग्र विकास लाना। टू हेल्प स्टूडेंट टू रिमेन मोटिवेटेड टूवर्ड लर्निंग, अब उस छात्रों को सीखने के प्रति प्रेरित रहने में मदद करना। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। ओके जी, हाँ जी, इंडिपेंडेंट होगा टीचर और आपका डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट, एक्टिव होगा टीचर और पैसिव होगा स्टूडेंट। ओके जी, टीचर इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट डिपेंडेंट। हाँ, और टीचर ने क्या करना है कि बच्चों को भी स्वतंत्रता देनी है कि बच्चे बोल पाए, अपने विचारों को रख पाए, टीचर से बात कर पाए, अपने डाउट को क्लियर कर पाए। तो ये भी एक टीचर के हाथ में रहता है, मीन्स उसने टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर दबाव ना बनाए। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्या टीचर स्टूडेंट के ऊपर दबाव बनाए वो बेटर है? नहीं, वो बेटर नहीं है, बल्कि टीचर स्टूडेंट को स्वतंत्रता दे कि स्टूडेंट अपनी बात को रख सके, वो बोल पाए कि मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरा डाउट है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, फ्रॉम द लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे, जहां पे लर्नर यूज हो गया, जहां पे लर्नर्स यूज हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बोलोगे, पैसिव। स्टूडेंट है लर्नर, ठीक है, स्टूडेंट है लर्नर, पैसिव हो गया। और क्या बोलोगे आप स्टूडेंट को, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो गया। ओके, ये है जी स्टूडेंट, पैसिव एंड डिपेंडेंट। और जहां पे टीचर की बात आ गई, टीचर को क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट और एक्टिव। ओके जी, अब देखो, लर्नर्स आर द वंस बेनिफिटिंग फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस, सो दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एज डिस्कस्ड बिलो। शिक्षार्थी ही सीखने की प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं, इसलिए वे शिक्षण के उद्देश्य को स्थापित करने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। अब देखो, टू गेन डाउटलेस नॉलेज फ्रॉम द टीचर, शिक्षकों से निसंदेह ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, मीन्स के शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करना, ये भी एक स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है, या फिर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें।
क्लियर है? टू गेट एन इन डेप्थ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्लियर है? विषय वस्तु पर गहराई से विचार करने के लिए भी एक शिक्षक का काम है। टू कीप अप विद द ट्रेंड्स इन द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में रुझानों को बनाए रखने के लिए भी, क्लियर है? तो ये भी सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, ये था जी आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लर्नर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टीचर, जो इससे पहले हमने किया। अब देखो, टीचर इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव, हाँ साथ साथ में अगर रिप्लाई करोगे ना तो इजी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ओके, अगर हम अथॉरिटेरियन की बात करें, अथॉरिटेरियन की बात करें तो वो किस में आएगा? टीचर सेंटर्ड में आएगा कि फिर लर्नर सेंटर्ड में आएगा अथॉरिटेरियन? कि अथॉरिटी किसके पास होती है, टीचर के पास कि लर्नर के पास? एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अगर हम अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटेरियन की बात करें, जो अथॉरिटेरियन आपका कंसेप्ट है, तो वो टीचर सेंटर आएगा कि लर्नर? अभी तो आंसर दे रहे हो, बट एग्जाम के टाइम पता नहीं क्या होता है, हम वहां पे करके आ जाते हो स्टूडेंट कि सारी अथॉरिटी तो मैम हमारे पास ही है, टीचर क्या कर लेगी हमारा, है ना? वहां फिर दिमाग चलता है अच्छा खासा, जब क्वेश्चन सामने आते हुए भी गलत, कंसेप्ट क्लियर होते हुए भी गलत। तो जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो प्लीज पेशेंस रखना है उस टाइम पे, क्लियर है? पेशेंस रखना है और कूल माइंड के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि आते हुए भी गलत करके, टिक गलत करके आते हो। स्टूडेंट और लर्नर इज सेम, हाँ जी, स्टूडेंट एंड लर्नर इज सेम। ओके, अब देखो, नेचर ऑफ टीचिंग एंड करेक्टरिस्टिक, जितना भी अभी करवाया, ऑब्जेक्टिव करवाए, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग करवाई आप लोगों को, क्लियर है? और आप लोगों को फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट के व्यू से करवाया एंड लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया, नेचर से करवा रही हूँ, सारा एग्जाम में पूछा गया है, सारा एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेटली। अब देखो, नेचर ऑफ टीचिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ठीक है? कि एक टीचर का काम क्या है, बर्डन समझ के नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए एक बार, ठीक है? फिर तो जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए इजीली कर लोगे आप। नेचर ऑफ टीचिंग कैन बी ब्रीफली स्टेटेड टू बी अ सोशल प्रोसेस that is dynamic in nature and human. The nature of teaching and its characteristics are discussed below, ठीक है? डायनामिक नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन भी आपकी डायनामिक एंड कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, और टीचिंग भी आपकी डायनामिक एंड कॉन्टिन्यू। डायनामिक का मतलब क्या होता है? गतिशील, ठीक है? गतिशील, जो फिक्स्ड नहीं होता, चलता रहता है निरंतर, ठीक है? चेंज होते रहते हैं, क्रिएटिविटी होती रहती है, चेंज एंड क्रिएटिविटी भी आप इसको बोल सकते हो। तो टीचिंग में ये तो होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, मेथड भी चेंज होने चाहिए, क्लियर है? हाँ जी। अब देखो, टीचिंग हैज सर्टेन traits which are assumed to be present in any of its form, some of which have been discussed. अब देखो यहाँ पे नेचर क्या क्या है टीचिंग के। शिक्षण मानवीय कारकों से प्रभावित एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस, जो सदैव विकसित होती रहती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, सोशल प्रोसेस भी है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है सम टाइम, ठीक है? टीचिंग इज डायनामिक, टीचिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टीचिंग इज डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक इन नेचर, टीचिंग इज सोशल प्रोसेस, टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन फैक्टर दैट आर ऑलवेज इवॉल्विंग, विकसित, जो सदैव विकसित होती रहती है। टीचिंग इज डायनामिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट है ये भी। और कम्युनिकेशन भी आपकी डायनामिक और कंटिन्यूस है, ओके? जो अभी हम पढ़ के आए, कम्युनिकेशन की यूनिट को कवर करके आए अभी। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है? टीचिंग आपका आर्ट भी है और आपका साइंस भी है, ऐसा क्यों है? विच मीन्स दैट अ टीचर फर्स्टली शुड हैव द नॉलेज एंड देन processes the skill to present it as well। हिंदी में देखो कितना प्यारा लिखा है, शिक्षण एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है, जिसका अर्थ है कि एक शिक्षक के पास सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए और फिर उसे प्रस्तुत करने का कौशल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप नेट क्वालिफाइड कर देते हो, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करते हो, तो ज्ञान तो आपके पास आ गया, ऑब्वियसली आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया तो इतनी नॉलेज तो आपने गेन की होगी, बट उस नॉलेज को प्रेजेंट करना स्किल में आता है, ठीक है? वो आर्ट में आता है कि आपके पास वो आर्ट है, क्लियर है? मैम, जैसे अदर्स पढ़ाई में पोर्शन इम्पोर्टेंट चीजें दी जाती है, लेकिन नेट में क्यों नहीं दिया जाता मैम? कैसे मतलब पढ़ाई में
इम्पोर्टेंट चीजें दी जाती है, लेकिन नेट में क्यों नहीं दिया जाता मैम? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे मिस अफरीन मैम, जैसे अदर्स पढ़ाई में गतिशील, ओके। अब देखो, टीचिंग हैज अ वेरी वाइड स्कोप विच मेक्स इट डाइवर्स इन नेचर। शिक्षण का दायरा बहुत व्यापक है जो इसे प्रवृत्ति में विविधतापूर्ण बनाता है। ओके, इनसे फैलता रहता है, ठीक है। वाइड स्कोप है, ये भी एग्जाम में यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और यही लाइन एज इट इज उठ के आती है, ठीक है। यही लाइन है, वाइड स्कोप है। अब वाइड की जगह आपको दिया हो गया स्मॉल, स्मॉल स्कोप है, ठीक है, या फिर नैरो स्कोप है। और आप सोचते हो हाँ टीचिंग तो नैरो हो सकती है, फिर वाइड और नैरो में कंफ्यूज, एक स्टेटमेंट दी होगी नैरो स्कोप है, एक स्टेटमेंट दी होगी वाइड स्कोप है, अब कंफ्यूज हो जाते हो फिर। अच्छा, इतना पढ़ लो। तो नेट की तैयारी आपका पूरा ये है ना कि बाल की भी खाल निकालनी है नेट में, कि आपने जितना भी पढ़ा है, मीन्स की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है नेट में, नेट के एग्जाम के लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बट मुझे तो सही लगता है ये कि कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर जो मर्जी आ जाए। अब देखो, सोशल प्रोसेस इजी है, डायनामिक इजी है आप लोगों का, साइंस और आर्ट इजी है, और वाइड स्कोप होगा ऑब्वियसली, नैरो तो नहीं हो क्योंकि बहुत फैला हुआ है टीचिंग, ठीक है। हाँ, सब इम्पोर्टेंट होता है ये, सब इम्पोर्टेंट होता है, वैसे सारे एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट सारा ही होता है, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर लो। अब देखो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के लक्षण सामान्यत। शिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना है, ठीक है जी। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उचित योजना, आयोजन, कार्यवंत, मूल्यांकन आदि शामिल होता है। यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। टीचिंग इज अ प्रोसेस वेर इन प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एक्सेट्रा इज इन्वॉल्व। यहाँ से भी आपका साइंस क्या होता है। ओके, आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है ना कि जब आप ना फॉर्मूले लगाते हो और हर चीज को ना आप समझते हो। मीन साइंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज की नॉलेज को गेन करते हो, ठीक है, किसी भी चीज की आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, वहां पर आप फॉर्मूले लगा रहे हो, और मीन्स रैशनल थिंकिंग होती है आपकी साइंस एक तरह से। रैशनल थिंकिंग होती है आप लोगों की साइंस एक तरह से, ठीक है, कि रैशनल थिंकिंग यानी कि किसी की बोली जो आपको बोल दिया, किसी ने भेड़ चाल चलना, ठीक है, वो साइंस में नहीं आएगा कि भेड़ चाल चलना, कि हाँ आपको किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है जी, ठीक है, जैसे बूढ़ियों की सी कहानी बोलते हैं ना कि कहानी कथा कहानियों पे मन लगाना, वैसा नहीं। साइंस का मतलब ये होता है कि जो एक्यूरेट है और जो प्रूव किया जा सकता है, जो डिडक्टिव इन नेचर है, जो सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है वो, ठीक है। मीन्स कि जिसके लिए फॉर्मूले लगे हैं, जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, क्लियर है, वो आ जाएगा आपका साइंस में। समझ रहे हो मेरी बात को? साइंस में ये नहीं होगा कि मान लो मैंने आपको कोई कहानी सुना दी, ठीक है, और आपने उस कहानी पे विश्वास कर लिया, वो साइंस में नहीं आएगा। साइंस में आएगा कि अगर मैंने आपको कोई बात बताई है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये बात ऐसे है, ठीक है, मेरे पास प्रूफ होने चाहिए, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, क्लियर है। तो वो आ जाएगा जी आपका साइंस में। अब जो आपका आर्ट है, आर्ट हो जाता है कि आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हो, जो आपके पास नॉलेज है, आपको उसको प्रेजेंट करने का आपके पास क्या कला है, क्या आर्ट है, क्या स्किल्स है आपके पास, क्लियर है, तो वो आ जाएगा जी आपके पास आर्ट। अभी क्लियर है? साइंस के जहां पे साइंस की बात आ गई, मीन्स प्रूव करना, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक, डिडक्टिव, कि ये नहीं कि मैंने कोई कहानी सुनाई और आपने विश्वास कर लिया। अब जो भी मैंने आपको कोई कुछ कंसेप्ट बताया है तो उसके पीछे क्यों वो कंसेप्ट आ रहा है, क्यों ऐसा है, वो आ जाएगा साइंस में। क्लियर है? किसने पूछा था? इश्तखर चौधरी। नेम नहीं पढ़े जाते मुझसे आप लोगों के, कैसे कैसे। इश्तखर चौधरी, चलो चौधरी बोल लेते, चौधरी जी, ठीक है। क्लियर है मैम? प्लीज आप मेरे एसएमएस का रिप्लाई क्यों नहीं करता? हाँ जी बताइए, क्लियर है अभी? साइंस क्लियर है, मीन्स प्रूव करके बताना आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में, डिडक्टिव नेचर।
और आर्ट हो गया कि उसको प्रेज़ेंट करने की एक कला। जितनी भी आपके पास नॉलेज है या फिर जो मेरे पास नॉलेज है उसको प्रेज़ेंट करने की एक कला। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो जो आर्ट है ना वो आ जाएगा आपका स्किल्स में। अब अगर आप ड्राइविंग सीखते हो ना तो वो स्किल है। क्लियर है? वो स्किल है। अगर आप पढ़ाई करते हो ना, अगर आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, नॉलेज लेते हो, डिप्लोमा करते हो तो वो आपका साइंस में आ जाएगा, एक तरह से। ठीक है? अगर आप ब्यूटीशियन का कोर्स कर रहे हो तो वो आपकी स्किल है, वो आर्ट है। सिलाई सेंटर कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, वो आर्ट है। पर जब आप थ्योरेटिकली कुछ चीज़ों को सीख रहे हो और थ्योरेटिकली आप रूल्स, रेगुलेशन जैसे हम थ्योरीज़ पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो आपकी नॉलेज में आ जाएगी, साइंस में आ जाएगी वो। ओके, गुड। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट, अब ये इम्पोर्टेंट है आपका, उसके बाद आगे देखेंगे हम। इरेज़ कर लो पहले मैं। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट होना मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना, इंटरेक्टिव, ठीक है? इंटरेक्ट होना जैसे हम बोलते हैं ना इंटरेक्टिव। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव, जैसे कि आपको मूवीज बड़ी इंटरेक्टिव लगती हैं, ठीक है? सोशल मीडिया बड़ा इंटरेक्टिव लगता है। तो टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन, किसके बीच में होगी इंटरेक्टिव? तो दो लोगों के बीच में होगा क्योंकि टू वे है ये। अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने बल्कि पढ़ा है कि इंटरेक्टिव होता क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। टू वे है ये, टू वे है इट मीन्स कि टीचर भी होगा और यहाँ पे स्टूडेंट भी होगा। ठीक है? अब देख लो, अगर आपको कम्युनिकेशन की कंसेप्ट भी क्लियर थे तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे भी यूज हो रहा है। इंटरेक्टिव, टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया है। Teaching is an effective way of imparting knowledge to student in an effective and efficient way. शिक्षण छात्रों को प्रभावी और कुशल तरीके से ज्ञान प्रदान करने की एक प्रभावी तरीका है। टीचिंग इज कॉन्टिन्यूस, देखो मैंने पहले भी बोला था कम्युनिकेशन भी कॉन्टिन्यूस है, टीचिंग भी कॉन्टिन्यूस है, मतलब मैक्सिमम चीजें आपकी कॉन्टिन्यूस है। जो कॉन्टिन्यूस आता है वो आपको पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है? समझना। और जो आपका स्टैटिक आ गया या फिर आपका फिक्स्ड नेचर आ गया, इसमें खासकर वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है? हाँ, फॉर्मल में अगर आपका फिक्स्ड आ गया तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि फॉर्मल बताता ही सिस्टमेटिक फिक्स्ड चीजों को है। ओके, तो समझना है चीजों को। टीचर एंड स्टूडेंट, teaching is continuous, which means that is a lifelong journey of teachers to provide a continuous learning experience to the learner, sometimes beyond books, and involves teaching life skill as well. अब जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचिंग में यही होता है कि आपको किताबी ही नॉलेज दी जाए, बाकी आपको कोई भी नॉलेज ना दी जाए। अब मैंने बोला था आपको कल ही एक बात बताई थी, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी बुक्स ही नहीं आती, आपके एथिक्स, ठीक है? आपको अच्छी हैबिट्स बताया जाए, आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, आपको आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, आपको सिखाया जाए। टीचिंग में आपको पता ही है कि कितनी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे हम सीखते थे बचपन में, अपने से बड़ों का आदर करो, वो सारी चीज़ें, ठीक है? आपके अंदर गुड एथिक्स हो, ईमानदारी, वफ़ादारी, ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप की जाए, इनके अलावा भी, ठीक है? टीचिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रोफेशन। अब ये प्रोफेशन है। शिक्षण को एक पेशा माना जाता है। देखो टीचिंग भी आपका प्रोफेशन है, ये भी बचपन में पढ़ा था हमने कि प्रोफेशन क्या होता है। टीचिंग प्रोफेशन है, एडवोकेट प्रोफेशन में आते हैं, और आप लोगों का इंजीनियर प्रोफेशन में आते हैं, चार्टर अकाउंटेंट आपके प्रोफेशन में आते हैं, ठीक है? ये आपके प्रोफेशन में आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि टीचिंग आपका क्या है, प्रोफेशन है या फिर तीन चार चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने भी, मे बी साइंस में पढ़ा होगा कि कब, 10th में या फिर +1 2 में। प्रोफेशन और भी 2-3 चीज़ें होती है। Teaching can also be evaluated and analyzed and can be shown the further path of improvements as well. शिक्षण का मूल्यांकन और विश्लेषण भी किया जा सकता है और आगे सुधार की राह भी दिखाई जा सकती है। तो ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। हाँ, शिक्षण का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, नॉट,
यहाँ पे इस तरह से डाला जा सकता है। टीचिंग कैन ऑल्सो नॉट इवेल्युएटेड एंड एनालाइज्ड, तो वो गलत हो जाएगा, बल्कि टीचिंग को इवेल्युएट एंड एनालाइज किया जा सकता है और उसमें इंप्रूवमेंट्स भी की जा सकती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टीचिंग आपका डायनामिक नेचर है। डायनामिक नेचर है, इट मीन्स कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम एनालाइज कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम इवेल्युएटेड कर सकते हैं। तो जब आपको ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि टीचिंग डायनामिक है, तो फिर नॉट इवेल्युएटेड या नॉट इम्प्रूवमेंट ये तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। ओके जी, तो अब देख लो, अगर आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर है ना, तो काफी चीजें कड़ियों से कड़ियां जुड़ी है यहाँ पे। क्लियर है, समझ रहे हो मैम? ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, सभी इंपॉर्टेंट है जी मिस सफरीन ये पॉइंट, और ये आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, टीचिंग इज कंसिडर टू बी प्रोफेशन, एडवोकेट प्रोफेशन में आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा है। मीन्स जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, इंटरेक्टिव प्रोसेस एग्जाम में पूछा गया है, इवेल्युएशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा आपसे एग्जाम में पूछा गया किसी न किसी शिफ्ट में। आज तक 82 शिफ्ट है पूरी पेपर 1 की। ओके, हम देखो, teaching involves a certain level of specialization as well as in-depth knowledge is required so that the learner get clarity on the subject. शिक्षण में एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता के साथ साथ गहन ज्ञान की भी आवश्यकता होती है ताकि शिक्षार्थियों को विषय पर स्पष्टता मिल सके। इंपॉर्टेंट है ये भी। टीचिंग ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंज इन द लर्नर, ये तो देखो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, चेंज करना उसके बिहेवियर को, ठीक है, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट डे हमने पढ़ लिया जब हमने टीचिंग स्टार्ट ही किया था। फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट टीचिंग कैन बी इवैल्यूएटेड एंड एनालाइज्ड। हाँ जी, और एग्जाम में पता है क्या दिया होगा? नॉट दे दिया होगा बीच में, और आप कर लो कि हाँ हाँ सही है सही है। जैसे कि कल भी आपने एक क्वेश्चन में किया था, नॉट लिखा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया था और वहां पे लिखा गया था नॉट, और आपने वो भी सही कर दिया था। तो ऐसे बनाता है एग्जामिनर क्वेश्चन। मैम प्लीज आज पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा वरना बहुत लिखना पड़ जाएगा मैम। मिस अफरीन लाइट नहीं है, और आज मैं आप लोगों को अंधेरे में बनाऊंगी। अभी मैं फोन, अपने फोन की टॉर्च से बनाऊंगी अभी फोल्डर। टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग फोल्डर बनेगा ना, बनेगा तो नोट्स में ही, दिसंबर वाले बैच में ही सब कुछ कंटेंट, बट फोल्डर अलग बनेगा। आज फोल्डर बना दूंगी पूरे 30 कोर्स में, 1 घंटा तो लग जाएगा उसमें। कल पीडीएफ अपलोड कर दूंगी डेफिनेटली। ओके, सॉरी फॉर दैट। आपने क्या करना है, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना ना, और साथ में नोटबुक निकाल लिया करो और साथ में लिख लिया करो, ठीक है। टीचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क, ठीक है जी, टास्क तो होगा ही ऑब्वियसली ये। शिक्षण शिक्षार्थियों में कुछ परिवर्तन, कौन सा है, विशिष्ट कार्य है। शिक्षण शिक्षार्थियों में कुछ परिवर्तन लाता है, शिक्षण एक विशिष्ट कार्य है, ठीक है जी। टीचिंग इज फ्लेक्सिबल, अब देखो यहाँ पे एग्जाम में क्या बोल सकता है, फिक्स्ड नेचर बोल सकता है या फिर स्टैटिक बोल सकता है, ठीक है। टीचिंग इज फ्लेक्सिबल एंड मेजरेबल, जिसका आकलन किया जा सके, जो मापने योग्य हो। तो हाँ जी, टीचिंग आपका लचीला भी है और मापने योग्य भी है, क्योंकि जब आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबल में आ जाएगा, फिर मेजरेबल में आ जाएगा फिर ये। क्लियर है? ये अंधेरा हो गया। अच्छा मैम, रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं रहता है, वो भी तो बहुत दिनों के बाद अपलोड होता है। ऐसा क्यों प्रियांशु जी? मेरे पास तो रिकॉर्डेड क्लास हर कोर्स में शो होती है जब मैं देखती हूँ। तो जो आपका लाइव क्लास है ना, तब तो जीतू सर से बात करो, आप लोगों की गूगल मीट हुई थी, आप उस टाइम बोल देते सारे डाउट आपके। देखो लाइव क्लास जो होती है, वहां पे आगे ना एक डब्बा सा बना है, उसमें REC लिखा है, उस पे क्लिक करो, वहां पे रिकॉर्डेड क्लास आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ टीचिंग। अब फंक्शंस देखो, कहीं ना कहीं देख लो सारा मिलता जुलता है एक दूसरे से। अगर आपको स्टार्टिंग के कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, जो मैंने स्टार्टिंग में 3-4 बातें आप लोगों को बताई है, तो ऑलमोस्ट आपका सारा क्लियर हो जाएगा टीचिंग का। अब मुझे नहीं लगता कि टीचिंग से जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए आप गलत करोगे। अब देखो, फंक्शंस क्या है टीचिंग के, या फिर शिक्षण के क्या कार्य है। एज द बेसिस नेचर ऑफ टीचिंग इज पर्पसिव, purposive. Thus, there are certain functions that teaching ought to fulfill, some of which are stated below. चूंकि शिक्षण की मूल प्रकृति उद्देश्यपूर्ण है, इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें शिक्षण को पूरा करना चाहिए, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, most important function of a teacher is to ensure effective teaching which will lead to efficient learning। देखो ये हमने पहले भी पढ़ा है,
कहीं न कहीं वही लाइन घुमा फिरा के नहीं आई है यहाँ पे, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ के आए अभी। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करना है, जिससे कुशल शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। टीचिंग इज़ टू गेट द डिजायर्ड आउटकम थ्रू। अब देखो आउटकम मैंने क्या बोला था? ये भी इम्पोर्टेंट है, चेंज द बिहेवियर। अगर नहीं दिया गया होगा तो आउटकम कहीं न कहीं दिया गया होगा, ठीक है? अगर चेंज द बिहेवियर या ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं लिखा गया होगा या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं लिखा गया होगा तो आउटकम लिखा गया होगा, ठीक है? Teaching is to get the desired outcome through certain changes in a student, either intellectually or attitudinal। अब देखो intellectually ये होता है आपके माइंड से रिलेटेड, ठीक है? ये होता है आपके माइंड से रिलेटेड। और एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूड होता है आपके बिहेवियर से रिलेटेड। अब जहाँ पे आपकी स्किल की बात आ गई, देखना सुनना मेरी बात को ध्यान से। आर्ट की बात आ गई, साइंस की बात आ गई, नॉलेज की बात आ गई, क्वालिफिकेशंस की बात आ गई, इंटेलिजेंसी की बात आ गई, बिहेवियर की बात आ गई, बिहेवियर की बात आ गई, एटीट्यूड की बात आ गई, ओके, और इंटेलेक्चुअल की बात आ गई, तो वो सारा आपका टीचिंग में आएगा। क्लियर है? ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। शिक्षण का उद्देश्य छात्र में बौद्धिक, व्यवहारिक, अब क्या-क्या काम है? बौद्धिक है, व्यवहारिक है, स्किल है, आर्ट है, साइंस है, ओके, और आप लोगों का इंटेलिजेंसी है, एटीट्यूड है, और आप लोगों का और क्या था? क्वालिफिकेशंस है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी आपकी टीचिंग में। परिवर्तन के माध्यम से, कुछ परिवर्तनों के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करना है। इफेक्टिव टीचिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग। हाँ जी। मैं भी ऐसा ही करती हूँ राखी, बट छूट जाता है थोड़ा, इसलिए पीडीएफ लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। टीचिंग इज डन टू एनहांस द लर्निंग स्किल्स ऑफ लर्नर। ऑब्वियसली बात है, शिक्षण शिक्षार्थियों की सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। टीचिंग हेल्प्स इन एक्वायरिंग नॉलेज बोथ वेज, इन द सेंस दैट द लर्नर लर्न्स फ्रॉम द टीचर एंड द टीचर आल्सो लर्न फ्रॉम द लर्नर। अब देखो ये भी न्यू लाइन ऐड हुई है आप लोगों की। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ टीचर ही स्टूडेंट को सिखाता है या टीचर कुछ नहीं सीखता है क्या? दोनों सीखते हैं, टीचर भी सीखता है और स्टूडेंट भी सीखता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिंदगी भर टीचर भी सीखता रहता है लर्नर के साथ साथ कहीं ना कहीं, और लर्नर भी सीखता है। क्लियर है? तो दोनों सीखते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब ही ये होता है कि काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है? दोनों काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। खुद से जब काम होगा तभी होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई और करके देगा, क्योंकि ये एक कला है और ये एक साइंस है। शिक्षण दोनों तरह से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। इस अर्थ में शिक्षार्थी शिक्षक से सीखता है और शिक्षक भी शिक्षार्थी से सीखता है। इट हेल्प्स लर्नर टू बिकम सोशली एक्सेप्टेबल। अब देखो सोशली प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है कि सोशल प्रोसेस भी है, सोशली एक्सेप्टेबल, एंड द मोटो ऑफ द टीचर इज टू मेक दिस पॉसिबल। यह शिक्षार्थी को सामाजिक रूप से स्वीकार बनने में, अब देखो सामाजिक रूप से क्यों? क्योंकि शिक्षण का काम क्या है? एक शिक्षक का क्या काम रहता है कि उसके बिहेवियर को चेंज करना। जब आप बिहेवियर को चेंज करोगे तभी तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। मीन समाज बोलेगा कि हाँ सच में ये पढ़ा लिखा है, इसमें सच में अच्छी आदतें पाई जाती है, इसमें सच में अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो गुणों को डालना स्टूडेंट के अंदर, ठीक है? गुणों को डालना, तभी तो उसको समाज एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। ओके, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ द बिलीफ सिस्टम अमंग्स द लर्नर। यह शिक्षार्थी के बीच विश्वास प्रणाली की नींव स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है? अब विश्वास, अब जब आप पढ़ाई करोगे, मान लो आपको मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रही हूँ, तो आपके अंदर विश्वास जागेगा कि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर क्या विश्वास जागेगा, बता सकते हो मुझे? जब आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे, रिकॉर्डेड क्लास को देखोगे, पीडीएफ को देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपके अंदर क्या विश्वास जागेगा? अभी रिप्लाई करो प्लीज जल्दी से। क्या विश्वास जागेगा आपके अंदर कि मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ जी, कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हो, तो विश्वास जागेगा। क्लियर है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि हाँ मैं इस दिसंबर में नेट जेआरएफ लेकर आऊंगी। कॉन्फिडेंस टू क्रैक जेआरएफ नेट। वेरी गुड। हाँ जी। अब देखो, टीचिंग हेल्प्स इन मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड टॉपिक इन मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे। शिक्षण छात्रों को किसी विषय को अधिक व्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से समझाने में मदद करता है। सारे पॉइंट क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंट में कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी अभी। आई वांट जेआरएफ।
हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कॉन्फिडेंस जागेगा, जैसे कि मान लो हमने पीवाईक्यूज़ किए, कम्युनिकेशन कंप्लीट किया, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार कम्युनिकेशन ईज़ी है, जितना हम टफ सोचते थे कम्युनिकेशन को, उतना टफ तो है ही नहीं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ईज़ी है। आपने पीवाईक्यूज़ लगाया और मैक्सिमम के आंसर सही भी हुए हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, हम नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाइड करता है, वो भी तो आपकी तरह ही होता है, हमारी तरह ही होता है। वो कौन-सा कहीं अलग दुनिया से आया है, हमारे जैसा ही है वो भी। नाक, कान, मुँह उसका भी हमारी तरह ही है, जैसे हम हैं, वैसा ही दिमाग है जैसा हमारा है, ठीक है? शिक्षण छात्रों को किसी विशेष को अधिक व्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से समझाने में मतलब कि जो टीचिंग है ना, वो हेल्प करता है स्टूडेंट को मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ों को समझाने में। अब नेट जेआरएफ की तैयारियाँ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ऐसे थोड़ी करवा रही हूँ कि बीच से कुछ भी उठा के पढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है? एक सिस्टमैटिक वे से हम चले, पहले हमने कम्युनिकेशन बढ़ाया, फिर अब टीचिंग चल रही है। अब ऐसा थोड़ी एक दिन कम्युनिकेशन, एक दिन टीचिंग, एक दिन आप लोगों का डीआई, एक दिन कुछ, ठीक है? ऐसे तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मीन्स एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड वे से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। 5 यूनिट मेरे पास है, तो सिस्टमैटिक वे से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। पहले ईज़ी, फिर थोड़ा टफ और आप लोगों को पूरा एक एक जैसे बोलते हैं ना कि खाना-सा बना के देना, सामने परोसना, तो उस तरह से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आपको खाना है, परोस के हम दे रहे हैं आपको। ठीक है? चलें नेक्स्ट। अब देखो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। There are different type of teaching methods which can be categorized into three broad types. These are शिक्षण विधियां विभिन्न प्रकार की होती है, जिन्हें मोटे मोटे तौर पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, टीचर सेंटर्ड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि टीचिंग सबको समझ आ गया है? जो हमने अभी नेचर पढ़े हैं, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, सभी को समझ आ गया? करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं और क्या पढ़ा हमने? फंक्शंस पढ़े हैं। क्लियर है सभी को? डन, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस आया कुछ? टीचिंग इजी है ना? बहुत इजी है। एक टीचर को कैसा होना चाहिए, बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। और पॉइंट इसलिए मैं आप लोगों को ऐड करवाती हूँ, जैसे मैं मान लो कि आपको टीचिंग क्लियर हो गया, नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, इसलिए मैं और ज्यादा आप लोगों को ऐड करवाती हूँ ताकि आपका माइंड और ज्यादा खुले। समझ रहे हो? एक कंसेप्ट को कैसे सीखते हैं, अपने माइंड को खोलो और ज्यादा, कि एक दो लाइन में नहीं क्लियर करना है कंसेप्ट, उसको और डिटेल में पढ़ो ताकि आपका माइंड और ज्यादा खुलेगा, और ज्यादा न्यू न्यू चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, ये सारी चीजें आप लोगों को लेकर आती हूँ। मैम एक टीचर को आपके जैसा होना चाहिए, बट बात खत्म। अच्छा जी, थैंक यू मिस अफरीन जी। हाँ जी, अब देखो टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया, ठीक है, लर्नर सेंटर मेथड हो गया। अब टीचर सेंटर मेथड मैंने अभी आपको बताया कहीं ना कहीं कि आपके जो ज्यादा अथॉरिटी होगी टीचर, क्योंकि मीन्स टीचर यहाँ पे प्रधान। लर्नर सेंटर मेथड में लर्नर प्रधान, ठीक है, वहां पे सिर्फ टीचर देखेगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा, सारा काम वहाँ पे लर्नर करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बनाना है, लर्नर बनाएगा। असाइनमेंट्स बनाना है, लर्नर बनाएगा। वहाँ पे टीचर थोड़ी आएगा असाइनमेंट बनाने आपके घर पे। टीचर सिर्फ आपको असाइनमेंट देगा, आपको घर पे जाके असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। कंटेंट फोकस्ड मेथड, इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड। यहाँ पे टीचर और लर्नर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, मीन्स ये दोनों बन जाएंगे फ्रेंड्स, लाइक अ फ्रेंड्स टाइप, ठीक है। पार्टिसिपेटिव मेथड। अब मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाएगा? देखते हैं जरा आप लोगों का कितना माइंड खुला। टीचर सेंटर्ड माना जाएगा, लर्नर सेंटर्ड माना जाएगा, कंटेंट फोकस्ड माना जाएगा, कि इंटरेक्टिव या पार्टिसिपेटिव माना जाएगा? जहाँ पे टीचर जब अपनी बात को बोलेगा, स्टूडेंट उसकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और स्टूडेंट भी अपनी बात को बोलेगा। अब सबसे बेस्ट मेथड अगर हम बोले तो कौन सा होगा फिर? इंटरेक्टिव, वेरी गुड। क्यों होगा इंटरेक्टिव? अब इंटरेक्टिव तो मुझे लगता है आपके माइंड में बस गया है इंटरेक्टिव। क्यों होगा इंटरेक्टिव? टू वे कम्युनिकेशन है, और टू वे कम्युनिकेशन क्या मानी जाती है? बेस्ट मानी जाती है। पार्टिसिपेटिव क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है। क्लियर है? गुड। अब हम करेंगे जी डिटेल में टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। अब हम डिटेल में करेंगे इनके जितने भी मेथड है। फॉर एग्जांपल आपका लेक्चर मेथड है, आपका बज मेथड है, आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड है, और आपका
डेमोस्ट्रेशन हो गया, लेक्चर हो गया, बज़ हो गया, टीम टीचिंग होगी, ठीक है? टीम टीचिंग होगी, ये सारे करेंगे अभी हम टीचर सेंटर्ड में। फिर लर्नर सेंटर्ड के मेथड करेंगे, जैसे आपका गेम्स और काफ़ी चीज़ें इंक्लूड है। कंटेंट वाला करेंगे, इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड भी करेंगे, ठीक है? डिटेल में इनके काफ़ी मेथड होने वाले हैं अभी। हाँ, क्योंकि आप पूछ भी सकते हो, मीन्स कि देखो पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है कि टीचर के साथ-साथ स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है? वो दोनों पार्टिसिपेटिव है, मीन्स कि दोनों इन्वॉल्व है। जहाँ पे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो डायरेक्ट टीचर से बात कर पा रहा है, फ्रेंडली तरीके से वो टीचर से बात कर रहा है, मीन्स कि वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है, तो इसलिए बेस्ट माना जाएगा। रोल प्ले मेथड है, वो है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम आपका इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड में। और एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक्चर मेथड टीचर सेंटर है, लर्नर सेंटर है, कंटेंट सेंटर है या फिर इंटरेक्टिव सेंटर है? बताना जरा मुझे, लेक्चर मेथड कौन सा है? आप लोग तो बचपन से यही मतलब पढ़ते आ रहे हो, कॉलेज में लेक्चर हुआ होगा, मास्टर्स में लेक्चर हुआ होगा, स्कूलों में लेक्चर्स होते हैं, कौन सा है वो, टीचर है कि लर्नर है? आंसर दे दो। टीचर सेंटर्ड है, गुड। अब देखो, अब जो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसको इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। एग्जाम में अगर आपसे इंस्ट्रक्टर पूछा गया, इंस्ट्रक्टर, तो ये कर देना टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है? इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। और मैंने क्या बताया था आपको कि एनटीए वाले क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम का भी यूज करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है? उसी नेम को बोलेंगे, क्या करोगे फिर आप? तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम भी पता होने चाहिए कि किसको और क्या बोला जाता है। क्लियर है जी? गुड। इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड मेथड, here the teacher cast himself herself in the role of being a master, important है ये, of the subject matter, मैं मास्टर में प्रधान, ठीक है? मैं ही करूंगा जो भी करूंगा। The teacher is looked upon by the learners as an expert or an authority, देखो मैंने ये बात बोली थी आपको, authority और expert, कौन? टीचर, टीचर सेंटर या फिर इंस्ट्रक्टर सेंटर मेथड में। लर्नर ऑन द अदर हैंड एंड आर प्रज्यूम्ड टू बी पैसिव, अब देख लो यहाँ पे पैसिव ये शब्द यूज हुआ है ना, पैसिव, निष्क्रिय, हिंदी में भी पढ़ूंगी। एंड रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द टीचर, एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड आर एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड विच रिक्वायर्स लिटिल और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्न, देख लो यहाँ पे नो, अगर पूछा गया होता इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर तो कौन सा मेथड आ जाता? जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्वमेंट हो गए तो कौन सा मेथड आएगा, बताना जरा। टीचर भी इन्वॉल्व है और स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है या फिर लर्नर, ठीक है? लर्नर मीन स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर इज, क्या लिखा है, ज्यादा याद रहेगा, हम टीचर इंस्पेक्टर ज्यादा याद है। हाँ जी बताओ, अगर यहाँ पे लिखा होता इन्वॉल्वमेंट टीचर की भी है लर्नर की भी है इन द टीचिंग प्रोसेस, कौन सा मेथड बनता? अगर ये लाइन ना दी गई होती, विच रिक्वायर्स लिटिल और नो नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता लिटिल और नो, विच रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस, कौन सा बनता? इंटरेक्टिव बनता। हाँ जी इंटरेक्टिव बनता है, इंटरेक्टिव बनता है, ठीक है? इट इज ऑल्सो फॉर दिस लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन वट दे आर टॉट, अब देखो लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट, नो इन्वॉल्वमेंट, लिटिल इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है? लेक्चर मेथड इंपॉर्टेंट, एक्सपोजिटरी मेथड इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्सपोज करना मीन्स दैट सच मेथड आर कॉल्ड क्लोज एंडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो टीचर सेंटर्ड है ना, ये आपका क्लोज एंडेड भी है, टीचर सेंटर्ड। अब क्लोज का मतलब क्या होता है कि जब आपको, फॉर एग्जाम्पल निमोनिक बताती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की सबकी चैट ऑफ कर दी तो अब आप क्लोज्ड हो, सिर्फ मैं ही बोलूंगी, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो अथॉरिटेरियन में तो होता ही है, जहाँ पे अथॉरिटी की बात आ गई, जहाँ पे एक्सपर्ट की बात आ गई, वहां पे दूसरा बंदा तो सिर्फ सुनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई एक्सपर्ट हमारे सामने बोल रहा होगा, हमें आता ही कुछ नहीं, तो हम तो उसकी बात को सुनेंगे, उसकी बस हाँ में लाएंगे, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा आपको डांटते हैं तो वो अथॉरिटी है, ठीक है? तो आप उनके सामने थोड़ी जुबान चला सकते हो, बोल थोड़ी सकते हो। तो क्लोज एंडेड कि मीन्स एक ही बंदा बोल सकता है जो अथॉरिटी रखता है, जो एक्सपर्ट है, टीचर ही बोलेगा और वहां पर स्टूडेंट नहीं बोल सकता। क्लोज एंडेड, क्लोज
ठीक है? कोई नहीं बोल सकता। ओपन एंडेड का मतलब है कोई भी आके बोल दे, कोई बात नहीं। मम्मी डाँट रही है तो तब तो हम बोल भी देते हैं मैम। मम्मा अगर डाँट रही है तब तो हमारी ज़ुबान निकल जाती है, बट अगर पापा डाँटते हैं ना तब नहीं मैम बोल पाते। फिर तो चुपचाप सुनते हैं बस, सिर झुका करके। हाँ जी, हिंदी में करती हूँ राखी मिश्रा जी। यहाँ शिक्षक स्वयं को विषय वस्तु का विशेषज्ञ इम्पोर्टेंट होने की भूमिका में रखता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा एक विशेषज्ञ या प्राधिकारी के रूप में देखा जाता है। इम्पोर्टेंट प्राधिकारी, ठीक है, के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर शिक्षार्थियों को शिक्षक से निष्क्रिय इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त करता माना जाता है। ऐसी विधियों के उदाहरण व्याख्यात्मक इम्पोर्टेंट, व्याख्यान इम्पोर्टेंट विधियां है जिनमें शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की बहुत कम या कोई भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी ही लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वन लीनियर ऑल्सो। शिक्षार्थी को जो सिखाया जाता है उसमें उसकी भागीदारी की कमी के कारण ही ऐसी विधियों को क्लोज एंडेड कहा जाता है, क्योंकि उसमें शिक्षार्थी की भागीदारी कम होती है, इसलिए इसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। पापा डांटेंगे तो बच्चे कुछ नहीं बोल पाते, क्लोज हैंडेड। टीचर डांटेगा अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, क्लोज हैंडेड। क्लोज्ड, नहीं बोल सकते भाई कुछ भी। आंखें बंद करो और खड़े हो जाओ। मैम हिंदी में अंडरलाइन कर दो। ठीक है जी, कर दिया हिंदी में भी अंडरलाइन। चले नेक्स्ट। 5 मिनट बचे, जल्दी से कर लेते हैं। अब आया जी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसको और क्या बोलेंगे? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। और क्या बोलेंगे? पैसिव, पैसिव नेचर का है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट की जी भाई, यहाँ पे तो स्टूडेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर रहेगा, जो आपका टीचर सेंटर्ड है वहां पे तो जी टीचर रहेगा सेंटर में। बोलते नहीं हम कि ये तो सेंटर में रहेगा भाई, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जहाँ पे लर्नर सेंटर मेथड है वहां पे लर्नर रहेगा जी सेंटर्ड में, ठीक है। नहीं नहीं है, नहीं है मेरी क्लास 9 PM। त्रिपाठी जी 9 PM कोई क्लास नहीं आज। In learner-centered method, the teacher instructor is both a teacher and a learner at the same time. In the word of Lawrence Stenhouse, the teacher plays a dual role as a learner as well, so that in his classroom extend rather than constrict the intellectual horizons. The teacher also learn new things every day which he she did not know in process of teaching. The teacher become a resource rather than authority. अंडरलाइन कर दिया, हिंदी में भी पढ़ूंगी अभी, ठीक है। बिकम अ रिसोर्स रादर देन अथॉरिटी। एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड आर डिस्कशन मेथड, डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, एंड द हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन। अब देखो एग्जामिनर ना यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर तो ओनली टीचर डिस्कशन कर रहा है, ओनली टीचर बोल रहा है, तो आ जाएगा टीचर सेंटर्ड में, ठीक है। और अगर डिस्कशन चल रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में तो लर्नर में आ जाएगा, ठीक है। या फिर लर्नर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो भी लर्नर सेंटर्ड में आ जाएगा। अब देखो शिक्षार्थी केंद्रित तरीकों में शिक्षक प्रशिक्षक एक ही समय पर शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों होता है। लॉरेंस स्टेनहाउस के शब्दों में शिक्षक एक शिक्षार्थी के रूप में भी दोहरी भूमिका निभाता है, ताकि उसकी कक्षा में उसका बौद्धिक क्षितिज संकुचित होने के बजाय विस्तृत हो। अब यहाँ पे जो टीचर है, ठीक है, वो एज अ लर्नर की तरह भी यहाँ पे अपना रोल निभाएगा, जो यहाँ पर बात की है। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वहां पे आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लर्नर सेंटर मेथड क्या क्या है और लर्नर क्या क्या है। क्लियर है? लर्नर में रोल प्ले करेगा। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे, ताकि उसकी कक्षा में उसका बौद्धिक क्षितिज संकुचित होने के बजाय विस्तृत हो। शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया में प्रतिदिन नई चीजें भी सीखता है जो वो नहीं जानता था। शिक्षक अधिकार के बजाय एक संसाधन बन जाता है। अब यहाँ पे वो अथॉरिटी मीन्स की यहाँ पर वो क्या बन रहा है? अथॉरिटी नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो एक साधन बन रहा है, एक रिसोर्स बन रहा है नॉलेज को गेन करने के लिए। शिक्षार्थी केंद्रीय तरीकों के उदाहरण है चर्चा विधि, खोज या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण और चर्चा के माध्यम से सीखने का हिल मॉडल। ओके। और इसकी अगर एक और डेफिनेशन भी है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड की, वहां पे सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बताया गया है,
ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि टीचर को ही बता दिया है कि टीचर एज अ लर्नर, ठीक है, टीचर एज अ लर्नर। ये भी आप लोगों का ठीक है, सही है, ठीक है। और एक जगह पे इन्होंने जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, वहां पे उन्होंने स्टूडेंट को बताया है, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव व्यू से बताया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका स्टूडेंट है वो पैसिव होगा। क्लियर है मैम? टीचर सेंटर्ड मेथड में ओनली टीचर बोलता है ना? हाँ जी, टीचर सेंटर्ड मेथड में मीन्स ये रखो आपकी टीचर प्रधान रहेगा। और स्टूडेंट सेंटर मेथड में आपका स्टूडेंट प्रधान रहेगा। अब देखो कंटेंट, अब कंटेंट का क्या मतलब है यहाँ पर? पढ़ लेगी? टाइम तो नहीं हो गया? टाइम हो गया, टाइम हो गया जी आप लोगों का। डन मैम, ठीक है जी, डन है आज के लिए तो। ओके, और अभी फोल्डर बनाती हूँ, कल पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी फोल्डर बना दूंगी मैं, फोल्डर होगा जी आप लोगों का बिल्कुल खाली, ब्लैंक फोल्डर बन जाएगा अभी, और कल पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। हाँ जी, क्लास का टाइम हो गया है जी आप लोगों का, आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हाय मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट कैन यू टेल एट विच टाइम यू यूज टू टेक द क्लास? 7 PM, 7 PM मोनिका जी, डेली वेडनेसडे टू सैटरडे। अभी तो फिलहाल वेडनेसडे टू सैटरडे है, बट मंडे एंड ट्यूसडे भी हो जाती है। मतलब ये रखो आपकी 7 PM आपको चेक करना है डेली, ठीक है। 7 PM टू 8 PM पेपर 1 की क्लास होती ही होती है, या मेरी या जीतू सर की या फिर मंजू मैम की, किसी न किसी की डेफिनेटली होगी ही होगी। 7 PM टू 8 PM पेपर 1 की जो टाइमिंग है, एक तो 7 PM टू 8 PM है, एक 4 PM आपकी 5 PM है, और एक आपकी 9 PM वो होती है आपकी यूट्यूब पर। ऐप पर जो आपकी क्लास की टाइमिंग है, प्लीज सुन लो थोड़ा सा एक बार, जिनको नहीं पता बाकी लेफ्ट कर लो, ठीक है। 7 PM ऐप का टाइमिंग टू 8 PM, ये है ऐप का क्लास। और आपका 4 PM टू 5 PM ऐप पर। और यूट्यूब पर जो पेपर 1 की क्लास होती है 9 PM टू 10 PM, ठीक है। ये 3 टाइमिंग है जहाँ पे आपको चेक करना है। बाकी शेड्यूल अनाउंसमेंट में डाल देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ हमेशा। आज मुझे नहीं लग रहा है कि आज किसी की क्लास है पेपर 1 की यूट्यूब पर, शेड्यूल तो मैंने देखा नहीं किसी का। ठीक है, कर लो आप अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन। कल पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग, और इसके अंदर हम लर्नर सेंटर मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड कर ही लेंगे कल, 2 मेथड तो कंप्लीट, ठीक है। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैम, 7C में कॉन्क्रीट का क्या मतलब है? अभी पूछना है मिस सफरीन? कॉन्क्रीट का मैथ अभी पूछना आपने? टाइम हो गया है। आप एक बार ना मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, कॉन्क्रीट वाली, ठीक है। 7C's में कॉन्क्रीट का मतलब लग जाएगा पता। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ना, जैसे मान लो ये ना पूरा लिया है मैंने, ठीक है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वो होता है कॉन्क्रीट, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मीन्स ये पूरा सेंटेंस है, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूं, उसको बोलते हैं कंक्रीट, कि ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए, एक साथ ही मैं सारा पढ़ा देती तो वो कंक्रीट, मैंने छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ के आपको पढ़ाया तो कंक्रीट हो जाएगा वो, ठीक है। कौन था पूछने वाला? जो भी थे, समझ आ गया आपको? कमेंट काफी ऊपर चला गया। कल करते हैं मेघा जी अब, ठीक है। अभी तो काफी लंबा चलेगा हमारा स्टूडेंट सेंटर लर्नर सेंटर, इसके 8 8 10 10 मेथड है, एग्जाम्पल्स जो है इसमें। कल करते हैं प्लीज, नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सभी नेक्स्ट क्लास को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। हाँ जी बिल्कुल, मिटा देते हैं जी हम, लिखा हुआ जो पीडीएफ में लिखा है। मेगा क्या बोल रहे हो एक बार मैम? स्टूडेंट सेंटर्ड, शॉर्ट रिपीट। देखो स्टूडेंट सेंटर का मतलब क्या होता है कि जब आप एज अ अथॉरिटी नहीं हो आप, ठीक है, एज अथॉरिटी नहीं, आप ना कुछ सीख रहे हो। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? सीखना। टीचर का मतलब, स्टूडेंट होता है आपका पैसिव और टीचर होता है आपका एक्टिव, ठीक है। आप सीख रहे हो कुछ बस। स्टूडेंट सेंटर का मतलब आप स्टूडेंट हो, कि आप क्या कर रहे हो,
आप सीख रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, वो होगा स्टूडेंट सेंटर्ड में, ठीक है? आप ज्ञान ले रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है मेघा जी? एक लाइन में। आप सीख रहे हो बस सिंपल लैंग्वेज में आप सीख रहे हो, आप किसी को सिखा नहीं रहे हो, आप खुद सीख रहे हो, स्टूडेंट सेंटर्ड। और किसी के अंडर आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को, स्टूडेंट सेंटर्ड। कल कम्युनिकेशन की क्लास नहीं थी, कल आप लोगों की टीचिंग की क्लास थी। टीचिंग इंट्रोडक्शन जो है, कल टीचिंग की क्लास थी, कम्युनिकेशन की नहीं थी। मेगा क्लियर है आपको? आप सीख रहे हो तो स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा। किसी के अंडर आप सीख रहे हो, आप पैसिव नेचर हो, एक्टिव नेचर नहीं है आपका। डिपेंडेंट हो आप गूगल पे डिपेंड हो सकते हो, यूट्यूब पे डिपेंड हो सकते हो, आजकल तो ये चीज़ें ना सीखने के लिए बनी। टीचर पे डिपेंड हो सकते हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ टीचर सेंटर्ड और आप हो लर्नर सेंटर्ड। क्लियर? ठीक है जी। ओके, बाय-बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कर लो अपनी नेक्स्ट क्लास को जॉइन।